नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पे। पिछले के क्लास तक हम लोग त्रिभुज से संबंधित प्रश्न किए, फिर आयत से संबंधित प्रश्न करवाया मैं। त्रिभुज से संबंधित जब प्रश्न किया तो वहाँ पे समरूप त्रिभुजों की भी मैं बात की और वहाँ से प्रश्न करवाया। फिर आयत से संबंधित प्रश्न किए। अब आयत के बाद समांतर चतुर्भुज से प्रश्न अपने को करना है। यहाँ से क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते, कुछ क्वेश्चंस बस लिया हूँ मैं इसको आपको समझाने के लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे वर्ग में, और वर्ग के बाद समचतुर्भुज में चलेंगे फिर, और वैसे ही उसके बाद समलंब चतुर्भुज में चलेंगे। तो क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं देर न करते हुए। देखिए आज के क्लास में अपने पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक क्या बनाया हूँ, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इस चीज़ को समझना है तो आपको जाना पड़ेगा पहले आयत में। ये आयत है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखते रहेगा। ये आयत है और ये क्या हो गया, आयत मतलब कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान हो, ठीक है। ये आयत हो गया और ये क्या हो गया, आयत का विकर्ण हो गया, ठीक है। ये आयत के विकर्ण हो गए। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से पकड़ कर इसको खींच दूँ, या आपकी इच्छा यहाँ से या यहाँ से पकड़ के खींचें, मैं इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट को और सी पॉइंट को पकड़ के अगर मैं खींच दूं तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आकृति कुछ ऐसे बनने वाला है। मैं इसको खींचा तो इसका लंबाई कितना था, मान लो ए, ये ऊंचाई या चौड़ाई बोल रहे हैं इसको बी, तो ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए बी सी डी इस शीर्ष बिंदु के नाम है। वैसे ए बी सी डी। अब मैं इसको दो तरफ से पकड़ के खींचा तो ए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वैसे चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन परिवर्तन किस में आया, संलग्न भुजाएं पहले कितने एंगल पे थे, 90 डिग्री पे, अब संलग्न भुजाएं 90 डिग्री पर नहीं हैं। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में फ़र्क यही है कि इसमें क्या होगा, आपका संलग्न भुजाएं 90 डिग्री पर होगा, इसमें संलग्न भुजाएं 90 डिग्री पे नहीं होते हैं। संलग्न मतलब कि एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। और एक बात, यहाँ पे जो विकर्ण है, आयत में विकर्ण क्या होते हैं, समान लंबाई के, जबकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखना है, ये कल के दिन में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके प्रॉपर्टी से संबंधित, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आयत का, जैसे क्षेत्रफल क्या होता था, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई आयत का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। लेकिन ये बी ऊंचाई नहीं है, इस बार ऊंचाई होगा आपके पास, यहाँ से मैं एक लंब डालूंगा तो वो क्या होगा, ऊंचाई, या तो यहाँ से डाल लें या तो यहाँ से डाल लें, ये सब क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई को मैं, ये हो गया लंबाई, और ऊंचाई को मैं एस से दर्शा देता हूँ। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए बराबर, कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए इंटू एच। ये हो गया क्या, सॉरी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना ऊंचाई, या बोल सकते हैं आधार, क्योंकि यही क्या है, आधार गुना ऊंचाई। तो एरिया का फार्मूला लिखा मैं किसके लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए, क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो एक किनारे से वापस मैं घूमते घूमते वहीं पे अगर मैं पहुंच जाऊं तो वो क्या है, परिमाप। तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ये इसका परिमाप हो गया। 2 बार a आया, 2 बार b आया, तो 2 कॉमन निकलेगा, तो परिमाप मेरे पास क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। बस इतना फार्मूला है, और इस 2 फार्मूले पे आधारित मैं यहाँ पे 2 प्रश्न लिया हूँ। यहाँ से और ज़्यादा प्रश्न करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने का संभावना बहुत कम रहता है, लेकिन आ गया तो सिर्फ इतने से ही आएगा, ये 2 ही फार्मूला से। तो देखते हैं अपने पास प्रश्न क्या क्या है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 140 वर्ग इकाई है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। इस प्रश्न में डायग्राम दिया है पहले से। डायग्राम क्या समझ में आ रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष बिंदुओं का नाम क्या है, बी सी डी और ई। इसके अंदर में एक त्रिभुज बनाया गया
ABC त्रिभुज, इसका एरिया आपको दिया है कि कितना है 140 वर्ग इकाई। अपने को बताना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज मतलब कि BCDE का क्षेत्रफल बताना है। एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे सब प्रश्न आते हैं, आपको हमेशा मैथ्स में ये फोकस रखना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है, और जो निकालना है उसका फार्मूला पता रहना चाहिए। मेंस्योरेशन से संबंधित प्रश्न आ रहे तो उसका फार्मूला। मेरे को पूछा गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? A = आधार गुना ऊंचाई। अब प्रश्न में अलग से आधार नहीं दिया, प्रश्न में अलग से ऊंचाई नहीं दिया, लेकिन मेरे को प्रश्न में दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यूज़ करके इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है A गुना H का मान निकाल डालूँ अगर मैं, तो मेरे को मिल जाएगा आंसर क्या चीज़? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का। तो A गुना H निकालने के लिए दौड़ लगाया जाए तो उसके लिए कौन साथ देने वाला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो यहाँ पे जो आधार बन रहा है वो सेम आधार है किसका? इस समांतर चतुर्भुज का। यहाँ पे जो ऊंचाई बन रहा है त्रिभुज का, वो भी ऊंचाई किसका ही ऊंचाई है? ये आपका समांतर चतुर्भुज का ही तो ऊंचाई है। ठीक है, मतलब कि इसके लिए A लिखूंगा तो इसके लिए भी A लिख सकता हूँ, आधार सेम है, ऊंचाई भी इन लोगों का सेम है, तो H ही लिख दिया। अब मेरे को कुछ नहीं करना है यहाँ पे क्या चीज़ है? एरिया। त्रिभुज का एरिया कितना दिया है आपको? 140। यहाँ पे कितना है? 1/2 गुना A गुना H। मेरा उद्देश्य क्या है? A गुना H का ही मान निकालना। A गुना H निकाल डाला मतलब कि मैं क्या निकाल डाला? समांतर चतुर्भुज का एरिया निकाल डाला। ठीक है, तो यहाँ से A गुना H कितना मिल गया आपको? 280। त्रिया गुना करने से कितना मिल गया? 280 वर्ग इकाई ना, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रश्न में आपको स्पेशल मात्रक नहीं दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर है कि मीटर स्क्वायर है, ये सब नहीं दिया था। तो यूनिट क्या कहलाएगा इसका? 280 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सॉल्यूशन 2 क्या लिखा? यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है ना इस बार, मतलब कि मेरे को किसका मान दे दिया गया? 240 किसके बराबर है? आधार गुना ऊंचाई के। ठीक है, और आधार भी दे दिया गया इस बार। आधार कितना बोला गया? 20 सेंटीमीटर। तो 240 बराबर आधार कितना बोला? 20। आपको निकालना है प्रश्न में ऊंचाई। बस तिर्यक गुना करें, यहाँ से कैंसल आउट होगा, 2 से कैंसल आउट होगा 24, तो कितना आएगा आंसर आपके पास? 12। सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में था, ऊंचाई किस में आएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार सेंटीमीटर में, तो ऊंचाई भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो H का मान कितना हुआ यहाँ से? 12 ना, ऑप्शन नंबर बी 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस टॉपिक पे मैं और ज़्यादा प्रश्न लूँ जरूरी नहीं है, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बहुत कम आते हैं क्योंकि सरल रूप में होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एग्ज़ाम में आ गया तो कथन को भी ध्यान रखेंगे उसमें कि इनके जो दोनों विकर्ण हैं उनकी लंबाइयाँ सेम नहीं होती हैं। ठीक है, और जो एडजेसेंट एंगल हैं वो आपस में 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं अगले आकृति में चल रहा हूँ, ये समांतर चतुर्भुज का बात हुआ, अब मैं चल रहा हूँ वर्ग में। ठीक है, अब अगले आकृति के बारे में बात करते हैं। अगला आकृति है आपके पास वर्ग स्क्वायर। ठीक है, परिभाषा सबको पता होता है, क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो, वर्ग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं वर्ग बनाया हूँ, शीर्ष बिंदुओं के नाम फिर वही A B C D, चारों भुजाएं समान लंबाई के हैं, A और A। ठीक है, अब जैसा आयत का प्रॉपर्टी था वैसा ही यहाँ पर कि संलग्न भुजाएं देख रहे हैं 90 डिग्री पर है, संलग्न भुजाएं 90 डिग्री पे, और जो विकर्ण हैं एक दूसरे को काट तो रहे हैं, और विकर्ण क्या हैं आपके पास? समान लंबाई के हैं। दिख रहे हैं, बिल्कुल समान लंबाई के हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना है कि संलग्न भुजाएं क्या होता है? समान लंबाई के, और विकर्ण एक दूसरे से समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और आएगा जिसको मैं बताना भूल गया था कि ये विकर्ण क्या करेंगे? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या बनेगा आपका? 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे सब जगह क्या बनेगा? 90 डिग्री। और सेम बात किसके लिए है? आयत के लिए भी है फिर। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, संलग्न भुजाएं 90 डिग्री पर होती हैं,
विकर्णों की लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती हैं, वर्ग में और आयत में। अब एरिया की अगर मैं बात करूँ, परिमाप तो 4a हो जाएगा, ठीक है, चारों को जोड़ूंगा तो परिमाप क्या हो गया 4a। एरिया की बात करूंगा तो आधार गुना ऊंचाई बोलोगे तो a इंटू ए, या लंबाई गुना चौड़ाई बोल लो तो क्या हो गया एरिया a इंटू ए, मतलब कि a स्क्वायर। अब एरिया आपको साइड नहीं दिया है प्रश्न में, तो उस समय हो सकता है आपको विकर्ण दिया रहे। अब विकर्ण निकालना, मेरे को एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है अर्थात a स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो पहले मैं थोड़ा सा चलता हूँ यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाकर। देखें समकोण त्रिभुज इसको बना लिया मैं, ये a है, ये a है, विकर्ण D2 है ना, ये क्या है D2, इधर से लूँगा तो D1 और D1 भी लूँगा तो उसके लिए भी a और a उपस्थित रहेंगे। मतलब कि या मैं D1 निकाल लूँ या D2 निकाल लूँ, दोनों का लंबाई यहाँ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब सुने, ये क्या है विकर्ण D2। चूँकि ये एक समकोण त्रिभुज बना इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाया जा सकता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो D2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं तिर्यक गुना करूँ तो D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, और ये किसके इक्वल आया a स्क्वायर के। और अब भी मैंने बताया था कि जो a स्क्वायर है वो और कुछ नहीं एरिया है। मतलब एरिया का फार्मूला क्या बना, देखो D2 स्क्वायर बटे 2 आएगा, D1 के रूप में क्या आएगा, ये D1 स्क्वायर बटे 2, किसका मान, a स्क्वायर का मान। a स्क्वायर को ही आपने क्या बोला था, एरिया। तो एरिया का 3 रूप से फार्मूला आया, कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल a स्क्वायर, या D1 स्क्वायर बाई 2, या D2 स्क्वायर बाई 2। यदि आपको विकर्ण दिया है और विकर्ण देने के बाद एरिया निकालने बोल रहा है तो इन विकर्णों, कौन सा विकर्ण दिया है वो देख लेना। ठीक है, अब उस विकर्ण का वर्ग करें और आधा कर दें तो आपके पास एरिया निकल जाएगा। यदि साइड दिया है तो साइड का वर्ग करें, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिर्फ किसका मान निकालना चाहूँ, विकर्ण का मान निकालना चाहूँ D2 या D1 का, तो फिर देखें इसी को आगे बढ़ा देता हूँ मैं। ये कितना आया, D2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। D2 स्क्वायर मेरे को चाहिए सिर्फ विकर्ण मतलब कि D2, तो इधर हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। अब यहाँ से D2 का मान, चूँकि ये a स्क्वायर है तो a तो बाहर निकल गया, अंदर में फंस गया कौन, 2, मतलब कि D2 का मान क्या हो गया, या D1 का मान क्या हो गया, a रूट 2। ठीक है, तो ये सब फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, नहीं आ रहा है याद तो ऐसे आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर, एग्ज़ाम में प्रेशर इतना रहता है कि आपके पास एक्स्ट्रा काम करने के लिए समय नहीं बचता है। ठीक है, तो फिर अब इसके ही आधार पे मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और समझा रहा हूँ। देखें आगे का कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, किसी वृत्त के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो ये एक आपके पास वृत्त है और उसके अंदर में क्या है, एक वर्ग है। अच्छा क्या निकाले, वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा हूँ मैं, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे होगा, आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। मतलब कि मैं a स्क्वायर का मान किनके पदों में निकाल लूँ, r के पदों में, तो फिर मेरा एरिया भी निकल जाएगा। मतलब रिलेशन बस बना रहे हैं ना हम लोग की वर्ग और वृत्त का। वृत्त का बात आया मतलब कि त्रिज्या का बात आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर भी ये कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। और देखो थोड़ा सा, ये आपका केंद्र है इस वृत्त का, तो इसकी कोई रेडियस होगा, ये क्या है रेडियस, और ऐसे ही करते करते आपके पास ये भी रेडियस है। अब ये दोनों रेडियस मिलकर ही क्या बना रहे हैं, अंदर के वर्ग का कर्ण बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, r इंटू आर क्या हो गया 2r। ठीक है, r इंटू आर क्या हुआ 2r। यहाँ पे चल रहा है a, यहाँ पे चल रहा है a। अब चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है इसलिए इसमें क्या लगाया जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 2r का स्क्वायर मतलब कि 4r का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कि 2a स्क्वायर, यहाँ से 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, मतलब कि 2r स्क्वायर बराबर क्या मिला, a स्क्वायर। देख सकते हैं क्षेत्रफल बोला गया था ना,
कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, ए स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल को किसके इक्वल्स किया जा सकता है, 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर के। यदि प्रश्न में ऐसा बोला रहे कि वृत्त के अंदर क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना है ऐसे, ठीक है, तब के कंडीशन में। अब मैं इसको पूरा का पूरा अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। मैं डायरेक्ट अभी क्या करने वाला हूँ, प्रश्नों में चलने वाला हूँ। तो मैं इसको मिटा दूंगा यहाँ से, इसलिए अच्छे से इसको याद करके बैठे अभी या लिख के बैठे, ताकि प्रश्नों का आंसर देने में आसानी हो आपको। अब प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। आपके दिमाग में फार्मूला फिट रहना चाहिए तभी प्रश्न हल होंगे। सबसे पहली बात, प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न में दिया क्या है ये समझ में आना चाहिए और पूछा क्या है ये चीज़ समझ में आना चाहिए। फिर इसके बाद दौड़ लगाना है कि जो पूछा है उसको निकाला कैसे जा सकता है, ठीक है। और निकालने की प्रक्रिया के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फार्मूला काम आएगा, इसलिए फार्मूला याद रहना चाहिए। देखें पहला प्रश्न क्या लिखा है, 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क। दिमाग में आ गया कि ये क्या चल रहा है, एक वर्ग के बारे में बात कर रहा है। वर्गाकार पार्क के मध्य में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर हैं, ठीक है। अभी इतना लाइन पढ़ने से मेरे दिमाग में क्या आया, सॉल्यूशन फर्स्ट, कि आपके पास क्या है, एक वर्ग है ना, ये आपके पास क्या है, एक वर्ग है। ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये आपके पास क्या है, वर्ग है, ठीक है। ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या बोला गया है, 22 मीटर भुजा वाला वर्ग है ना, और ये मतलब कि 22 मीटर इधर से भी है, 22 मीटर यहाँ पर भी, 22 मीटर यहाँ और ये 22 मीटर यहाँ पर भी, ठीक है। क्या बोला गया, 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाना है और जो कि क्या हो, उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर हो। तो ये क्या हो गया, मान लो चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई के समांतर ये आपके पास 2 मीटर का, 2 मीटर मतलब ये 2 मीटर चौड़ा, ठीक है, ये एक सड़क हो गया। अब 2 ठोक बनाना है, तो एक ठोक तो ये हो गया। अब लंबाई के समांतर, तो ये हो गया आपके पास लंबाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा सड़क हो गया, ठीक। अब क्या बोला प्रश्न में, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्च कितना होगा। सड़क पे बजरी लगाना है मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना है, बजरी डालना है, ठीक है। और बजरी डालने का खर्च कितना आएगा ये पूछ रहा है टोटल। इसने हिंट दिया कि अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर, मान लो ये कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे बजरी डालूंगा तो उसका खर्च कितना मिलेगा, मेरे को 100 रुपये मिलेगा करके समझा रहा है। 2 मीटर अगर कर दिया तो मिलेगा 200 रुपये, 3 मीटर स्क्वायर हो गया तो 300 रुपये का खर्च पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मेरे को क्या निकालना है, इस सड़क का, ठीक है, इधर पूरे सड़क का क्या निकालना चाहिए, मेरे को एरिया निकालना चाहिए, ठीक है। अब एरिया निकलेगा कैसे, इस बात को अच्छे से ध्यान दें। आपको बाहर से मतलब नहीं है, बाहर वाला चीज़ काम तो आएगा, लेकिन आपको मतलब है किससे, ये जो सड़क बनाए हो आप उससे मतलब है, ठीक है। तो मैं इस सीधे सीधे की अगर मैं बात करूं तो चूंकि ये कितना चौड़ा था, 2 मीटर, तो ये क्या हो गया, 2 मीटर चौड़ा। ये लंबाई कितना है, ये वाला, तो ये टोटल कितना है, इतना ही तो है, 22, तो ये हो गया आपके पास 22, ठीक है। अब फिर से ध्यान देना, यहाँ पर और बना हुआ है सड़क, ठीक है। अच्छा, मैं बीच वाले को नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बीच वाला तो इसी के एरिया के अंतर्गत आ गया। फिर वैसी इधर बना हुआ है सड़क। अब इसका लंबाई चौड़ाई देखें, इसका लंबाई चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, देखो टोटल कितना था 22, और 22 में ये 2 तो ये सड़क खा गया है, तो ये 2 खा गया मतलब कि 20 बच गया अपने पास। उस 20 का 10 हिस्सा यहाँ पे और 10 हिस्सा यहाँ पे रहेगा, मतलब कि ये हो गया आपके पास 10 मीटर, ये भी क्या हो गया 10 मीटर। यहाँ का एरिया निकालना है तो ये तो हो गया लंबाई, यहाँ का एरिया निकालना है तो ये तो हो गया लंबाई। चौड़ाई के लिए भागेंगे अगर तो ये चौड़ाई कितना है, तो ये चौड़ाई जो था ये कितना है आपके पास, 2 मीटर ही तो था, 2 मीटर चौड़ा बोले ना, तो यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ पे 2 मीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा मैं कैसे किया यहाँ पे। अच्छा, ये 2 मीटर लंबाई बोल लिए, इसका चौड़ाई कितना था आपके पास 22 ना, इसके लिए 2 गुना 22, सभी का एरिया निकालें और जोड़ दें। अब देखें यहाँ पे ना 3 प्रकार के आयत बन रहे हैं, एक तो आयत ये है, एक आयत ये है और एक आयत ये है। तो एरिया अगर निकालना है मेरे को,
एरिया ही निकालना है ना पहले, क्योंकि आपको टोटल एरिया के साथ किसका गुना करना पड़ेगा, 100 का, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ का एरिया क्या चल रहा है, 2 गुना 10 प्लस यहाँ का एरिया 2 गुना 22, ठीक है, फिर प्लस यहाँ का एरिया ये तीसरा वाला 2 गुना 10, 10 गुना 2 या 2 गुना 10, अब ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 20 प्लस 44 प्लस फिर से 20, तो ये कितना आ गया 20 20 40, 40 और 44 कितना मिल गया 88। तो 88 क्या था, मीटर था ना, मतलब कि ये क्या आएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, 88 मीटर स्क्वायर, ये तो एरिया हुआ। इसका लागत अगर मेरे को निकालना है, चूँकि मेरे को पता है हर एक मीटर स्क्वायर का लागत कितना है 100, तो 88 मीटर स्क्वायर का लागत कितना हो जाएगा 88 गुना 100, अर्थात 8800 रुपये लगेगा। अब देखो मैंने सोचा कैसे प्रश्न को, यही तो फोकस करना है आपको, और यही चीज़ें टफ बना देता है जो नहीं सोच पाते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको सड़क का क्षेत्रफल पूछा था, अगर वो बचा हुआ क्षेत्रफल बोलता ना, तो मैं यहाँ पे जो सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है उसका एरिया निकालता मैं, ठीक है, टोटल एरिया को फिर क्या कर दिया रहता, जोड़ देता। भैया निकालने की प्रक्रिया क्या हो रहा है, लंबाई चौड़ाई कितना मिल रहा है, इस पर फोकस करना है, ठीक है। दूसरे प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न देखें आप, दूसरा प्रश्न क्या लिखा, एक कमरा 5 मीटर गुना 5 मीटर चौड़ा है, मतलब लंबाई भी 5 मीटर है और चौड़ाई भी कितना है 5 मीटर। इसका मतलब वो कमरा का जो किस रूप में रहेगा, वो एक वर्ग टाइप का रहेगा, वो उसका फर्श वगैरह, ठीक है। इस कमरे का फर्श बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर की कितनी टाइल्स लगेंगी। अब बात ध्यान देने वाली और है अच्छे यहाँ पे, कि ये मीटर में दिया है और यहाँ पे क्या है डाटा सेंटीमीटर में, तो आपका काम या तो मीटर को सेंटीमीटर बना ले या तो सेंटीमीटर को मीटर बना ले। प्रश्न में बोला क्या, 5 मीटर लंबा है और 5 मीटर क्या है चौड़ा। फिर बोला कि इस कमरे में जो ये फर्श है उस फर्श पर मेरे को क्या लगाना है, टाइल्स, ऐसे मैं टाइल्स लगाते जाऊँगा, ठीक है। और उस टाइल्स का ये जो छोटा सा टाइल्स है उसका एरिया क्या है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई क्या है 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर। तो एक काम किया जाए, अच्छा ये निकलेगा कैसे आंसर, कितना टाइल्स लगेगा, कितना टाइल्स लगेगा, थोड़ा सा बात ध्यान से समझें। ये जो एरिया आया है टोटल एरिया मतलब कि वर्ग का एरिया, और उसी वर्ग के एरिया को क्या कर रहा है, ये छोटा छोटा टाइल्स का जो एरिया है वो मिलकर कवर कर रहा है। मतलब कि क्या बात समझ में आया, कि बड़े से वर्ग का एरिया 5 गुना 5, बड़े से वर्ग का एरिया, अच्छा ये मीटर में है ना, मीटर को मैं एक काम कर लेता हूँ सेंटीमीटर बना लेता हूँ, तो 5 गुना 100 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 5 गुना 100 सेंटीमीटर, ये हो गया बड़े से वर्ग का एरिया। और उसी बड़े से वर्ग के एरिया को कवर कर रहा है कौन, छोटा छोटा टाइल्स का एरिया। अब छोटे टाइल्स का एरिया, एक टाइल्स का एरिया कितना है 20 गुना 20, मेरे को नहीं पता कि कितना टाइल्स है, तो उसी को क्या मान लिया मैं, n टाइल्स, ठीक है। तो एक टाइल का एरिया कितना है 20 गुना 20, तो n टाइल का एरिया कितना कहलाएगा 20 गुना n, और यही टाइल्स का टोटल जो एरिया आ रहा है वही एरिया तो कवर कर रहा है किसको, इस बड़े से एरिया को, इसलिए यहाँ पे मैं क्या डाला बराबर। अब देख सकते हैं एक लाइन का ये इक्वेशन बना, यहाँ से आप डायरेक्ट प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 20 से ये 5 बार में कटा, 20 से ये 5 बार में कटा, अब ये कितना मिल गया आपको, 4 बार 5 मिला है, ठीक है। मतलब कि 5 पंचे 25 और ये 5 पंचे 25 बराबर कितना मिल गया n। 25 गुना 25 आपको वर्गमूल और वर्ग पढ़ाया था, तो n का मान क्या होगा 625, 25 का वर्ग ही तो पूछ रहे हैं, मतलब टोटल टाइल्स कितने लगने वाले हैं उस एरिया में 625 टाइल्स लगने वाले हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, अच्छे से करिएगा। इसके आगे और प्रश्न करते हैं आप। तीसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, एक कमरे की ऊंचाई 2 मीटर है, उसकी धारिता 450 मीटर क्यूब है। यदि कमरा वर्गाकार है तो दीवार को ढकने में 2 मीटर चौड़ाई वाले पर्दे की लंबाई क्या होगी। मतलब एक पर्दा दिया गया है जिसकी चौड़ाई क्या है 2 मीटर, उस पर्दे की अपने को लंबाई बताना है। पहले तो प्रश्न अच्छे समझ में आना चाहिए और उस प्रश्न के अनुसार आपको डायग्राम बनाना है। कमरा वर्गाकार है लेकिन ऊंचाई भी दे दिया गया है, इसका मतलब वर्ग अब क्या बनेगा, घन बनेगा, ठीक है। 3 डायमेंशन आ गया, मतलब कि ये फर्श हो गया, उस कमरे का क्या हो गया फर्श, ठीक है। अच्छा फर्श कैसे है, वर्गाकार ना, क्योंकि यदि कमरा क्या है वर्गाकार तो वर्गाकार है, लेकिन मेरे को प्रश्न में कहीं पे नहीं दिया गया है
कि इसका आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, अर्थात लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। मैं मान लेता हूँ वर्ग है ना, और ये वर्ग है तो मान लो ये x है और ये भी क्या है x। प्रश्न के अनुसार और बातें कि कमरे की ऊंचाई 2 मीटर है। अब कमरे का ऊंचाई बनाना है, मतलब कि इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3D के रूप में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3D के रूप में अरेंज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समझें। और ये आपके पास लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई मान लो। ठीक है, तो ये कुछ इस रूप में कि लंबाई x मीटर, चौड़ाई x मीटर, ऊंचाई प्रश्न में दिया है कितना, 2 मीटर। अब अच्छे से बात को समझते जाएंगे। यहाँ पे टोटल 6 फलक बनने वाले हैं, जिसमें ये x है तो ये भी x, ये भी x, और आपके पास यहाँ पे बीच में और आएगा ऐसे कुछ। ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा x, x x x x, चौड़ाई भी x x x x, ऊंचाई 2, तो ये 2 ऊंचाई, 2 ऊंचाई और 2 ऊंचाई, 6 फलक है टोटल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यदि कमरा वर्गाकार है, अब 6 फलक तो हैं इसमें बिल्कुल, लेकिन कमरा में देखोगे तो आप पर्दा क्या ज़मीन पे लगाते हो और छत में लगाते हो क्या पर्दा? पर्दा लगता है 4 दीवार पे। 4 दीवार मतलब कि एक दीवार ये हो गया, एक दीवार आपके पास ये हो गया, एक दीवार ये हो गया, और एक दीवार आपके सामने में जो दिख रहा है वो वाला। अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको नोटेट कर देता हूँ, A B C D, फिर यहाँ से E F G H। प्रश्न आसान बिल्कुल नहीं है, अच्छे से देखते जाए। एक दीवार आपको दिख रहा है A B C D, एक दीवार दिख रहा है आपको B C G F, एक दीवार E F G H वाला, और एक दीवार E H D A वाला। ठीक है, क्या क्या बोला गया, इसमें धारिता दिया है ना, कमरे का धारिता, कमरे का धारिता मतलब कि आयतन। ठीक है, आयतन कितना है, 450। यदि कमरा वर्गाकार है तो दीवार को ढकने के लिए 2 मीटर चौड़ाई वाला जो पर्दा है उसकी लंबाई क्या होगी। अब दीवार को ढकना है, मतलब कि ये 4 दीवार जो मैं आपको बताया उसको ढकना है, तो ऐसे आपको क्या करना है, पर्दा लगाते जाना है, 4 दीवार पे लगाना है ना, जिसका चौड़ाई कितना दिख रहा है, 2 मीटर, इसका आपको क्या बताना है, लंबाई। ठीक है, चौड़ाई कितना है, 2 मीटर, और इसका आपको लंबाई बताना है इस पर्दे का। प्रश्न कैसे हल होगा, अब इस चीज़ को समझें। ये जो पर्दा लगा, ये एक पर्दा हो गया, फिर ये दूसरा पर्दा हो गया। अब ऐसे पर्दा पर्दा लगाते लगाते 4 दीवारों को ढकना है, तो डायरेक्ट बात ये समझ में आया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल को ही तो कवर करेगा वो पर्दा। अब कितना पर्दा आया वो नहीं पता आपको। ठीक है, तो पर्दे का क्षेत्रफल गुना कितने पर्दे हैं, तो n पर्दा बोल लिया मैं। ठीक है, n पर्दा। अब देखें, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, पर्दे का क्षेत्रफल निकालना ना, पर्दे का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, लंबाई गुना चौड़ाई। पर्दे को आपने कैसे बोला है, इस रूप में, पर्दे का चौड़ाई कितना बोले, 2 मीटर, इसका लंबाई क्या मान लिए, L। पर्दे का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 गुना L गुना n का मान बाद में निकालेंगे कहीं से। 4 दीवारी का क्षेत्रफल देखें एक बार, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, एक दीवार तो ये हुआ बोला, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई बोलने इसके लिए। सेम ऐसी दीवार आपको पीछे मिलेगा, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात 2x, फिर प्लस ना, इधर का दीवार और इधर का दीवार। इधर के दीवार के लिए आधार बनेगा ये x, और इसका ऊंचाई क्या बनेगा, फिर से 2, मतलब कि x और ये 2, तो x और 2 कितना हो गया, x गुना 2 करके, तो ये भी हुआ 2x, चूँकि एक तरफ ये है और सेम ऐसी इधर भी है, तो इधर भी क्या होगा, 2 × 2x। ठीक है, अब किया क्या जाए, आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू निकालने के लिए अपने को दौड़ लगाना पड़ेगा। कैसे, x का वैल्यू आयतन के फार्मूले से 450 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आयतन है ना, यहाँ से 2 से कैंसल आउट होगा तो ये 225 मिलेगा। ठीक है, 450 2 से कैंसल आउट हुआ तो 225 मिला, जो कि किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब कि x का मान अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, वर्गमूल निकाला जाएगा तो 15। ठीक है, 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15, मतलब x का मान 15 और ये 2, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसको
यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, यहाँ पे पर्दा छोटा छोटा नहीं है, पर्दा एक ठो बड़ा सा पर्दा है जिसको पूरे के पूरे चारों दीवार को कवर करना है, पर्दे का क्षेत्रफल। तो उस पर्दे का क्षेत्रफल ही किसके बराबर होगा, चार दीवारी के क्षेत्रफल का। पर्दे का क्षेत्रफल क्या मिला, 2 मीटर गुना इसका लंबाई नहीं पता, यही निकालना है। इसको समीकरण 1 बोल सकते हो। अब x का मान यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो फिलहाल ये कितना आया था, 2 दूनी 4, 4x और ये भी 4x, मतलब कि टोटल 8x। तो इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 8x के बराबर क्या मिल गया, 2 गुना l। x का मान आपको पता है, x का मान कितना है 15, तो 8 गुना 15 बराबर में 2 टाइम्स ऑफ l। यहाँ से 2 चौक 8 और 15 चौक 60 मीटर आएगा लंबाई। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, ठीक है, कि आपको लंबाई निकालना है। मैंने देखो दिमाग दौड़ाया ना कि पर्दे से ढकना है, तो चार दीवारी का क्षेत्रफल ही किसके बराबर होगा, उस पर्दे के क्षेत्रफल के बराबर। इसमें आपको x का वैल्यू नहीं पता, तो वो x का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, आयतन के फार्मूले से निकलेगा। इसको निकाला मैं यहाँ पे पुट कर दिया, जो कि किसके बराबर होगा, पर्दे के क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई के। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, लंबाई। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न था। ऐसे ही आपके पास टफ प्रश्न भी बन सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको सरल सरल प्रश्नों पे फोकस करना, उसके बाद टफ में जाना है। चौथे नंबर का प्रश्न देखें। चौथे प्रश्न को देखते हैं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 60 मीटर। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। अब बात ध्यान से, भले मैं आपको वर्ग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो वर्ग में आपके पास आधार और ऊंचाई क्या होता है, सेम, लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं। मतलब कि अब ये वर्ग नहीं है, अब ये आपके पास वर्ग को 3D बनाते हैं तो आपका घन बनता है, और आयत को अगर मैं 3D बनाऊँ तो ये एक प्रकार से आयत का ही प्रश्न है। अब मैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऊंचाई भी दिया ना, मतलब कि 3D बनाना है। तो चौथा प्रश्न, ये आपके पास क्या हो गया, लंबाई, ये हो गया इसका ऊंचाई। अब इसके लिए मैं चौड़ाई बनाने वाला हूँ ना, इसके लिए चौड़ाई भी बनाने वाला हूँ, तो इसको क्या करना है, आपको 3D के रूप में बनाना है। अब ये हो गया ये चौड़ाई, पूरा अच्छे से बनाया जाए। ये ऐसे आपके पास लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है 5 मीटर और ऊंचाई ये वाला कितना है 6 मीटर। अब 5 5 5 5, ये भी ऊंचाई कितना आएगा 6 6 6 6 10 10 10 10, ठीक है। अब क्या बोला प्रश्न में, अच्छे से देखें। कमरे में 1 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई के 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे ना। अब कमरे में 2 दरवाजे हैं, इस चौड़ाई और ऊंचाई का, इस कमरे की दीवारों पर 4 रुपये वर्ग प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग लगाने में कितनी राशि लगेगी। इस कमरे की दीवार पर 4 रुपये वर्ग मीटर, मतलब कि हर 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा लगने वाला है, 4 रुपये का। तो टोटल कितना खर्चा लगेगा, अब ये बात बताना है आपको। अच्छा, कमरे में कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे। अब 2 दरवाज़ा आपका मन कहाँ पे बनाओ, इस फलक पे बना लो, A B C D, ये हो गया E F G और ये H। आपको ये ऊपर का C D G H से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो छत है, छत में दरवाज़ा थोड़ी रहेगा। और ये फर्श है, इससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि फर्श में थोड़ी रहेगा दरवाज़ा। तो ये 4 दीवारों पे ही कोई 2 दीवारों पे आप दरवाज़ा बना ले। तो 2 दरवाज़ा बना लिया, मान लो यहाँ पे दरवाज़ा बनाना एक। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, टोटल राशि निकालना है। तो किसको रंगने के लिए, दीवार को रंगने के लिए। अब उस दीवार में उस हिस्से को नहीं रंगा जाएगा जहाँ पे क्या रहेगा, दरवाज़ा। तो 4 दीवारी के क्षेत्रफल में से उस दीवारों के क्षेत्रफल को आप, 4 दीवारों के क्षेत्रफल में से आप उस 2 दरवाजे का क्षेत्रफल को घटा दें, ठीक है। फिर उसके बाद जो एरिया आएगा उसमें आपको किसका गुना करना चाहिए, 4 का, तभी आपका आंसर निकलेगा। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इस दीवार का अगर मैं क्षेत्रफल बोलूँ और सेम इसके जैसे आपके पास ये वाला दीवार है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास 5 गुना 6, ठीक है, 5 गुना 6, और ये 2 तरफ है ना, इस तरफ भी इस तरफ भी, इसलिए 2 का गुना, फिर प्लस। अब ये वाले दीवार का, ये सामने दीवार आपको जो दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल, और सेम ऐसे पीछे भी है फिर दीवार। तो 10 गुना ये ऊंचाई कितना है 6, तो 10 गुना 6, चूँकि इसी प्रकार का पीछे भी है दीवार, इसलिए गुना किए 2 का। ये टोटल निकला क्या, 4 दीवार का क्षेत्रफल। अब इसमें से आपको घटाना पड़ेगा क्या चीज़, वो दरवाज़ा। दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है 1 मीटर और 2 मीटर, चूँकि 2 दरवाज़ा है इसलिए 2 गुना 1 मीटर गुना
2 मीटर। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अभी क्या निकला आपके पास कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकला, किसको हटाकर क्षेत्रफल निकला है, ये 2 दीवारों को हटाकर। अब इस टोटल में अच्छा ये एरिया निकलेगा ना, इसलिए इस टोटल में अगर मैं 4 का गुना कर दूं तो टोटल मेरे को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये एक लाइन में सॉल्यूशन किया। अब देखें ये कितना, 5 छके 30, 30 दूनी 60 प्लस 10 दूनी 20, 20 छके 120। ठीक है, फिर माइनस ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 निकल गया। इसमें टोटल गुना करना है कितना, 4 का। इसको हल करते हैं तो ये कितना मिला, 180। 180 में 4 गया कितना, 176। 176 गुना 4 करेंगे, आपके पास आंसर मिलेगा। अब यहाँ से कितना मिला, 4 छके 24, 17 चौक 68, 68 और 2 70। ठीक है, 4 छके 24, 2 बचा, फिर 17 का गुना 4 से कर दिया मैं डायरेक्ट, 17 चौक 68 और 2 बचा उसका 70। तो 704 रुपये का खर्च लगेगा आपको दीवार को रंगने में। ठीक है, अगर कमरे में जो दीवार है वहाँ पे अगर दरवाज़ा नहीं है बोला रहता ना, तो मेरे को इसका कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, डायरेक्ट इसको निकालें फिर गुना कर देते 4 से। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं और बनेंगे ही। तो ये ऑप्शन नंबर बी 704 रुपये। आगे की क्लास में और प्रश्न कराऊंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।